नमस्कार दोस्तों। 2023 ये ऐसा साल है जिसमें चाइना की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल कर रही है। पूरी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। आम जनता के हाथों में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि अपने नीड्स और डेली बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट, फोल्टरिंग ग्रोथ, दशकों के बढ़ते इकोनॉमी ग्रोथ के बाद चाइना के अंदर में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है इस $18 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ, और इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा जो इकोनॉमी लास्ट डिकेड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और फिर ये अचानक श्रिंक होने लगी। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में पीछे जाना पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमी में कोई भी स्लो डाउन एक दिन में नहीं आता है। हम सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों 1949 से। इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और राज शुरू होता है माओ जेडोंग का। इनके टाइम पीरियड में पूरे चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन काफी देखने को मिला था, पर इकोनॉमिक रेवोल्यूशन एकदम लो लेवल पर देखने को मिला था, बिकॉज माओ जेडोंग एक डिक्टेटर थे और देश में काफी टाइट पॉलिसी थी सभी सेक्टर्स के ऊपर। एक सुप्रीम माओ जेडोंग, सारी पावर सिर्फ एक आदमी के हाथ में थी और इस वक्त इकोनॉमी बिल्कुल डाउन थी और चाइना वर्स्ट सिचुएशन फेस कर रहा था। खैर 1976 तक आते आते चाइना का बुरा हाल हो चुका था और माओ जेडोंग की पुअर हेल्थ के चलते उनकी डेथ हो गई थी। देन इनके बाद न्यू लीडर सामने आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के डेंग जियोपिंग। 1976 से 2009 ये चाइना के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड था। एक्चुअली इसी टाइम पीरियड में चाइना की ट्रांसफॉर्मेशन टाइम कहा जाता है, बिकॉज इस टाइम पीरियड में चाइना काफी ग्रो हुआ, बिकॉज डेंग जियोपिंग एक खुले विचारधारा रखते थे इकोनॉमी को लेकर। इस वक्त इकोनॉमी रेवोल्यूशन काफी हाई देखने को मिला पूरे देश में और इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज्ड किया और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम किया। 1976 से पहले काफी सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करता था और ऊपर बैठा एक आदमी सब कंट्रोल करता था, बट 1976 के बाद डिसेंट्रलाइज सिस्टम देखने को मिला। इकोनॉमी सेंस में लोगों को ज्यादा फ्रीडम दी गई। 1978 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चाइना में हुई, वही जो इंडिया में 1991 में देखने को मिली। बट एक प्रॉब्लम यहाँ भी देखने को मिली थी जो आगे चल के चाइना के लिए प्रॉब्लम बन रही थी। डेंग जियोपिंग ने चाइना में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन तो काफी किया, बट पॉलिटिकली थे वो भी डिक्टेटर। उस वक्त जो अथॉरिटेरिज्म देखने को मिला वो आगे भी कंटिन्यू रहा। डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन नहीं देखने को मिली जो आज तक कंटिन्यू चल रहा है। खैर 2009 तक आने के बाद चाइना को न्यू लीडर मिलता है शी जिनपिंग। बस यही मेन हिस्ट्री थी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। राइट नाउ चाइना में जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो नेगेटिव में चला गया है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी नेगेटिव चला गया है। एंड जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस थे जो चाइना के 60% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। बैंक कोलैप्स हो रहे हैं और रियल एस्टेट 30% नीचे चला गया। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तीनों चीजें इंटरलिंक है। आइए समझते हैं। अभी के लिए इस ट्रायंगल को आप एक इकोनॉमी समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है बैंकिंग, शैडो बैंकिंग, देन रियल एस्टेट क्राइसिस एंड देन क्रेडिट क्राइसिस, जिसको पब्लिक क्रेडिट भी बोलते हैं। दोस्तों जब कभी भी कोई क्राइसिस आती है वो बैंक से ही शुरू होती है और फिर वो हाउसिंग सेक्टर पे इफेक्ट करती है, देन आम जनता पर। फिर चाहे आप एग्जांपल ले लीजिए 1929 का ग्रेट डिप्रेशन या 2008 की क्राइसिस। अब समझते हैं बैंक कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे और आपने बैंक में डिपॉजिट कराए और बैंक ने आपको उस पर 1% का इंटरेस्ट दिया। अब आपके वही 100 रुपये बैंक ने आगे किसी को लोन पर दे दिए, जहां से बैंक ने 10% इंटरेस्ट लिया। अब बैंक को जब रिटर्न मिले तो 110 रुपये मिले, जिसमें से 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब उसमें से 1 रुपये वापस आपको दे दिया और 9 रुपये बैंक के पास रह गए। बस इतना ही सिंपल है बैंक का बिजनेस मॉडल और दुनिया का हर बैंक इसी फॉर्मूला पे चलता है। अब यहाँ दो कंडीशन क्रिएट होती है। अगर बैंक से लोन इजीली मिल रहा है तो बैंक प्रॉफिटेबल रहेगा, बट रिस्क भी ज्यादा रहेगा। और सेकंड है, अगर बैंक पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है तो बैंक लॉस में रहेगा। और चाइना में ये सेकंड कंडीशन चल रही है। प्रॉब्लम ये हुई कि जब 2008 की क्राइसिस आई तो उसके बाद चाइना की गवर्नमेंट ने बैंक्स को कहा कि आप बिजनेसेस को लोन दीजिए जितना भी बिजनेसेस ले रहे हैं। अब
चाइना में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुई टारगेट डेफिशिएट प्रॉब्लम बाय लोकल गवर्नमेंट। इन सिंपल वर्ड, अगर लोकल गवर्नमेंट को 1000 करोड़ की ग्रोथ जनरेट करनी है तो उसके लिए एटलीस्ट 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब प्रॉब्लम है कि लोकल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 200 करोड़ है, जिसमें 100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गए, बट ये पेंडिंग 200 करोड़ की नीड अभी भी है, बिकॉज ये स्ट्रिक्ट टारगेट है गवर्नमेंट की तरफ से लोकल गवर्नमेंट पर कि आपको इतनी ग्रोथ जनरेट करनी ही करनी है। अब एक ऑप्शन है कि गवर्नमेंट 200 करोड़ का डेट लेके इस टारगेट को फुलफिल कर दे, बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि 50 करोड़ से ज्यादा डेट आप बोरो नहीं कर सकते और आपको अपने टारगेट स्टिल फुलफिल करने पड़ेंगे। यहाँ एक लूप होल क्रिएट हो गया। देन सेकंड प्रॉब्लम इज बैंक्स का काम है लोन देना, बट लोन लेते टाइम इतनी सारे रिस्ट्रिक्शन है और प्रोसेस डिले है कि और बैंक्स पर एक कैप है कि आप इससे ज्यादा मनी लोन नहीं दे सकते। और हमने समझा बैंक पैसा कमाता है लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट से, बट ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन वो लोन नहीं दे सकते और इस वजह से क्रिएट हुई शैडो बैंकिंग। ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरियस है जो बैंक्स की तरह पैसे देती है, बट ये रेगुलेटेड नहीं है बैंक्स की तरह, जो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट भी है। एंड ये सेक्टर चाइना में 2016 में $6 ट्रिलियन के वर्थ रखता था, जो कि चाइना की इकोनॉमी उस वक्त 69% था। जो नहीं जानते शैडो बैंकिंग कैसे वर्क करती है, शैडो बैंकिंग एक सिस्टम है जो कंसिस्टिंग लीडर्स और ब्रोकर्स रन करते हैं जो अनरेगुलेटेड है। तो जहां चाइनीज बैंक में स्लो स्पीड और रिस्ट्रिक्शन है, वही शैडो बैंकिंग फास्ट है, जिस वजह से उस वक्त लोकल गवर्नमेंट तक भी शैडो बैंकिंग से डेट ले रही थी। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसका नाम बैलेंस शीट में नहीं मेंशन किया जाएगा और वो डिफॉल्टर गवर्नमेंट की नजरों से बच जाएगा। नॉर्मली बैंक्स 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, बट शैडो बैंकिंग 18% इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसी के चलते 2008 के बाद शैडो बैंकिंग की ग्रोथ में काफी जंप देखने को मिला था और 2016 में ये पीक पर थी जो 25 ट्रिलियन युआन थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ये रियलाइज करती है कि वो फंस चुके हैं और शैडो बैंकिंग इंडस्ट्री कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। जिसके बाद 2016 में शी जिनपिंग डीलेवरेजिंग सिस्टम पे टाइट कंट्रोल लाते हैं और शैडो बैंकिंग पे सेम एज नॉर्मल बैंक्स रिस्ट्रिक्शन रेगुलेट कर देते हैं। और यहाँ से सेकंड प्रॉब्लम क्रिएट हुई हाउसिंग सेक्टर में। हाउसिंग कंपनी के पास अब लिक्विडिटी की कमी आ गई थी कैश फ्लो के कम होने से, क्योंकि अब लोन्स इजीली नहीं मिल रहे थे और कंपनीज डिफॉल्ट करने लगी थी और रनिंग प्रोजेक्ट्स अनफिनिश रह जाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्टर कंपनी एवरग्रैंड डिफॉल्ट कर जाती है एंड डेट में चली जाती है। सिंपल मैथमेटिक्स, हाउसिंग कंपनी का एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर 400 करोड़ लगनी थी तो उसमें ये 2 फेज में आएगी। फर्स्ट फेज 200 करोड़, सेकंड फेज अनदर 200 करोड़। हाउसिंग कंपनी जिसने फर्स्ट फेज में पहले 100 करोड़ नॉर्मल बैंक से ले लिए थे एट 5% इंटरेस्ट रेट एंड अनदर 100 करोड़ शैडो बैंक से एट 18% इंटरेस्ट रेट। बट डीलेवरेजिंग सिस्टम के बाद रेगुलेशन आने से हाउसिंग कंपनी को सेकंड फेज में 100 करोड़ नॉर्मल बैंक से तो मिल गए, बट अनदर 100 करोड़ शैडो बैंकिंग से नहीं मिले, जिसके चलते हाउसिंग कंपनी के पास 2 ऑप्शन रहे खुद को बचाने के लिए। नंबर 1 की प्रोजेक्ट को स्लो डाउन कर दिया जाए जिससे अदर सीमेंट स्टील इंडस्ट्री पर इफेक्ट आता, एंड सेकंड ऑप्शन कस्टमर से अप फ्रंट पेमेंट लेके प्रोजेक्ट को फिनिश किया जाए, जिसको प्री कंस्ट्रक्शन सेल्स कहा जाता है। इफ बिल्डर एक प्रोजेक्ट का टोटल 100 फ्लैट जिनकी वर्थ 1 करोड़ पर फ्लैट है, अगर उन्हें 80 लाख में बायर से सेल कर दे तो इन फ्रंट बिल्डर के पास 80 करोड़ आ जाएंगे एट 0% इंटरेस्ट और बायर को भी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही से थर्ड प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फ्लैट बायर्स अब प्रेफर करने लगे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ डिस्काउंट एंड रेडीमेड फ्लैट की सेल्स डाउन होने लगी। ऐसा अपने इंडिया में भी देखने को मिलता है बिग सिटीज में, और चाइना में यही हुआ। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की डिमांड 20% से इंक्रीज हो गई और सेम ईयर रेडीमेड फ्लैट की डिमांड 26% से ड्रॉप कर गई। अब ऐसा होने से हाउसिंग कंपनी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय इंक्रीज हो गई, बिकॉज बिल्डर को अब न्यू हाउसेस भी रेडी करके बायर को देने थे और अनफिनिश
अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करने थे। और यहाँ हाउसिंग कंपनी के लिए एक लूप बन गया बिकॉज बायर्स न्यू हाउसेस एट डिस्काउंटेड प्राइस की ओर जा रहे थे और रेडीमेड फ्लैट की सेल्स डाउन हो रही थी, जिसकी वजह से बिल्डर्स पैसे कमा नहीं पा रहे थे। प्लस बैंक से लिए लोन का इंटरेस्ट भी पे करना था, जिस वजह से बिल्डर्स इस लूप में फंसते चले गए और इसके चलते न्यू हाउसेस भी कभी रेडी नहीं हुए एंड फिर बायर को अपना घर नहीं मिला, जिसके चलते बायर्स ने भी डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने भी बैंक से लोन लेके ही बिल्डर को दिया था। अब जब बायर और बिल्डर दोनों ही डिफॉल्ट करने लगे तो बैंक क्लोज होने लगे और यहाँ थर्ड बिग प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्रेडिट क्राइसिस। हाउसिंग प्राइसेस के फॉल को देखते हुए बैंक क्लोज होते देख आम जनता बैंक्स की ओर भागती है अपने पैसे निकालने के लिए, बट बैंक्स और गवर्नमेंट अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं, जिससे आम जनता अपना पैसा नहीं निकाल पाए बिकॉज एक बैंक के सभी कस्टमर अगर एक साथ पैसा निकालने की सोचे तो वो पॉसिबल नहीं है, बैंक कोलैप्स कर जाएगा। और अब इसके चलते जनता के हाथ में पैसा नहीं है स्पेंड करने के लिए और इस वजह से डिमांड कम हो रही है कंटिन्यूअसली। फैक्ट्रीज एंड शॉप में रखे प्रोडक्ट सप्लाई ज्यादा है, जिससे अब उनके कॉस्ट ऑफ मेकिंग से भी डाउन कॉस्ट ऑफ सेलिंग चली गई है। 100 रुपए का प्रोडक्ट 70 रुपए में मिल रहा है। अब ये कस्टमर के लिए तो बेनिफिशियल है बट इकोनॉमी के लिए डिफ्लेशन, इसी को डिफ्लेशन कहा जाता है, जो चाइना में अभी आ चुका है। दोस्तों, हाउसिंग सेक्टर चाइना में 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जो रेगुलरली फॉल कर रहा है। इसी से फोर्थ वेव स्टार्ट होती है, वेल्थ इफेक्ट। इफ 1% की एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है पर ईयर, तो ये उम्मीद की जाती है कि उसके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे बिकॉज वो पर्सन खुद को वेल्दी फील कर रहा है। एसेट में हाउस पे आता है, बट अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो सेम पर्सन अपने स्पेंडिंग में कट करना शुरू कर देगा बिकॉज अभी वो पर्सन वेल्दी फील नहीं कर रहा है। और चाइना में यही रिपल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हाउसिंग प्राइसेस के डाउन होने से मिलियंस ऑफ पीपल अपनी स्पेंडिंग कट कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है, जिसके चलते चाइना 2.9% से ही बढ़ा है 2022 में। और जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था, डेंग जियोपिंग ने डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन नहीं किए थे, जिसके चलते शी जिनपिंग की डिक्टेटरशिप में शी जिनपिंग ने बिना सोचे समझे ऐसा डिसीजन लिया 2016 में और पूरे चाइना के लोग अभी परेशानियों से गुजर रहे हैं। और चाइनीज इकोनॉमी पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड जीडीपी में, तो इस डिफ्लेशन का इफेक्ट और देशों पर भी दिख सकता है। इन दिस एपिसोड बस इतना ही। व्हाट इंडिया शुड लर्न फ्रॉम चाइना, कि इंडिया में शैडो बैंकिंग जैसी इंडस्ट्री क्रिएट ना हो और जो वेस्ट कंपनी चाइना का अल्टरनेटिव में इंडिया को एक गुड ऑप्शन की तरह देख रही है, उनके लिए बेटर पॉलिसी क्रिएट करें और टैक्स में चेंजेस करें जिससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे रेड बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू।